मेरी बहन बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरे शौहर की इसके साथ बहुत बनती थी। मेरा शौहर ज़्यादातर वक़्त अपनी साली के साथ ही रहता था। मैं जब भी रात के वक़्त जागती तो शौहर कमरे में ना होते। मुझे बहुत परेशानी हुई, आखिर वो आधी रात को कहाँ चले जाते हैं। एक रात मैं सो रही थी, जब बाथ से पानी गिरने की आवाज़ आने लगी। भला रात के इस वक़्त कौन नहा सकता है। मैं जल्दी से उठी और बाथरूम के पास चली गई। एकदम से दरवाज़ा खुला, लेकिन इस वक़्त जो मंज़र मैंने अनसर होते देखा तो मेरे रोंगटे खड़े कर गया, क्योंकि मेरी सगी बहन अपने ही बहनोई से। मेरा नाम मिसबा है। मैं एक गांव से ताल्लुक़ रखती थी, जहां ज़िंदगी गुजारने के लिए बुनियादी सहूलतों की शदीद कमी थी। मेरे ख्वाब शुरू दिन से ही बहुत ऊंचे थे। मुझे गांव में रहना पसंद नहीं था। दिल चाहता था मैं शहर चली जाऊं। हम तीन बहनें थीं। मैं सबसे बड़ी थी। जब हम जवान हुई तो माँ बाप को रिश्तों की फिक्र लग गई। हम दो बहनों ने गांव के स्कूल से मैट्रिक किया था, लेकिन आगे पढ़ने का शौक किसी को भी नहीं था। इसलिए अब शादी का ही रास्ता बचा था। मेरे खाला शहर में रहती थी, जिसका एक ही बेटा था। अब्बा की ख्वाहिश थी कि मेरी शादी इससे हो जाती, मगर अपने मुंह से खाला को ये सब कहते इनको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि बेटी वाले जो थे। मैं 22 साल की हो गई थी, और जब तक मेरी शादी ना होती तब तक दूसरी बहनें भी बैठी रहती। इसलिए अब्बा ने दादी को कहा कि तुम मेरी बेटी के रिश्ते की बात चलाओ। दादी ने फौरन खाला के घर जाने का सोचा, और जाते जाते मुझे भी साथ ले आई कि बच्ची वहाँ काम करके अपनी खाला का दिल जीत लेगी, तो वो रिश्ता देने में देर नहीं करेगी। मुझे वैसे तो शादी का कोई शौक नहीं था, मगर शहर में रहना मेरा ख्वाब था। शादी होने की सूरत में ये हसरत पूरी हो सकती थी। इसलिए मैंने दिलो जान से खाला के दिल में जगह बनाने की कोशिश शुरू कर दी। मैं रोज़ सुबह उठकर नाश्ता बनाकर सारे घर के काम करती, खाला को दवाइयाँ देती और रात को उनके पाँव भी दबाती। आखिर खाला को मेरी खिदमत गुजारी पसंद आ गई, और उन्होंने अब्बा से मेरा हाथ मांग लिया। खाला के बेटे का नाम अरहम था, और वह दूसरे शहर में नौकरी करता था। इसे मैंने बस एक या दो बार ही देखा था। मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं थी। असल वजह तो ये थी कि मुझे शहर में रहना था, और दूसरी बड़ी वजह कि खाला लोग बहुत अमीर थे। ज़िंदगी की हर सहूलत उनके घर थी। हमारे घर की तरह तरह एक चीज़ के लिए तरसना तो नहीं पड़ता था। मैं जब से यहाँ आई थी मैंने खुला खाया पिया था, और चंद ही दिनों में मेरी सेहत बहुत अच्छी हो गई थी। अम्मा अब्बा जब मुझे शादी के लिए लेने आए तो मुझे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि मैं काफ़ी निखर गई थी। मेरी शादी की तारीख अगले माह मुकर्रर होगी, और हम घर वापस आ गए। मेरे माँ बाप ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। ठीक एक महीने बाद मेरी बारात गांव आ गई। मेरी बहनों ने बारात का इस्तकबाल किया तो शौहर चौंक गया। वो हमारे घर 15 साल बाद आया था, इसलिए इसको पता नहीं था कि मेरी बहनें कितनी बड़ी हो गई हैं। खासकर मुझसे छोटी बहन तो इतनी प्यारी लग रही थी कि हर कोई बस इसी को ही देखे जा रहा था। खाला ने मजाक मजाक में कहा, अरे अगर मैंने तुम्हारी छोटी बेटी को पहले देख लिया होता तो मैं इसको अपनी बहू बना लेती। ये बात सुनकर एकदम सन्नाटा सा हो गया। सबकी उतरी शक्लें देखकर खाला शर्मिंदा होकर बोली, मजाक कर रही हूँ। तो बाकी सब भी हंसने लगे। मुझसे छोटी बहन का नाम मारिया था। आज से पहले मैंने कभी गौर से नहीं देखा था कि वो मुझसे ज्यादा हसीन है। खाला का मजाक मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। खैर रस्में हुई, और मेरे साथ मेरी छोटी बहन ही ससुराल आ गई। मैं तो दुल्हन होने के नाते चुप थी, मगर मेरी बहन अपने बहनोई से सारे रास्ते मजाक करती रही थी। खाला तो इसके सदके वारी जा रही थी। मुझ में और छोटी बहन में 1 साल से ज़्यादा फ़र्क नहीं था। हम सारी बहनों में ही बचपन से मोहब्बत और सलूक था, लेकिन इस वक्त जाने क्यों मुझे खाला का इसकी तरफ लगाव ज़रा अच्छा नहीं लगा। मैं इनकी बहू थी, इनको मुझ पर इसे फोकियत नहीं देनी चाहिए थी। ससुराल पहुंचते ही वहां के सारे इंतज़ाम मारिया ने संभाल लिए, और मुझे कमरे तक भी वही लेकर आई। मेरा शौहर कमरे में आने लगा तो अपना नेक मांगने लगी। मेरे शौहर ने अपना पूरा बटुआ ही इसके हाथों में दे दिया। वो तो खुशी से छलांगे लगाती हुई बाहर चली गई, मगर मैं अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस करने लगी। मेरे शौहर ने मुझसे रस्मी सी बातें की। जितना चहक चहक कर वो छोटी बहन से बातें कर रहे थे, मुझ में वैसी दिलचस्पी नहीं ली। सुबह होते ही मारिया नाश्ता ले आई। मेरा शौहर मुझे छोड़कर इससे बातों में मशगूल हो गया। मैंने इस बात को बहुत महसूस किया। अम्मा अब्बा वलीमे पर आए तो मैंने अम्मा को चुपके से कहा, मारिया को अपने साथ लेकर जाओ। अम्मा हैरानी से कहने लगी, तुम्हारी खाला तो इसरार कर रही थी कि इसे चंद दिन अभी यहीं रहने दो। वो भी अभी यहाँ ही रहना चाहती है। मैंने अम्मा के आगे हाथ जोड़कर कहा, अम्मा अगर मुझे बसा देखना चाहती हो तो इसे ले जाओ। मैं इस पर शक नहीं कर रही थी, मगर सबका इसे तवज्जो देना मुझे ठीक नहीं लगा था। इसलिए इसे वापस भिजवा दिया। खाला कुछ दिन इसे याद करती रही, फिर सब ठीक हो गया। शौहर और सास मेरे ही गुन गाने लगे। जब तक मारिया मंजिल से ओझल रहती थी तब तक इस घर और इसके मकीनों पर मेरा ही कब्जा रहता था।
लेकिन कभी कभार जब अम्मा अब्बा इसे साथ मिलने ले आती तो जैसे हर जगह वही छा जाती। इसकी शौकियाँ खासकर मेरे मियाँ के साथ मुझे एक आंख ना भाती थी, इसलिए एक दिन मैंने इसको सख्ती से खुद ही कह दिया कि मेरे घर ना आया करे। मेरे मियाँ के जहन से फिर कई दिन तुम्हारा ख्याल नहीं जाता। वो तो दंग रह गई, कहने लगी मैं तो बहनोई से ज़्यादा इसे भाई समझती हूँ और वो भी मुझे छोटी बहन समझते हैं। तुम ऐसा गलत क्यों सोच रही हो? मगर मैंने इसकी किसी बात पर यकीन नहीं किया और साफ साफ अपने घर आने से मना कर दिया। अरहम को पता चला तो मुझसे झगड़ा करने लगा कि मैंने इसको घर आने से क्यों रोका। मुझे अरहम पे नहीं बहन पे ही गुस्सा था, क्योंकि जब तक वो सामने नहीं होती थी वो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहता था। दिन यूं ही गुजरने लगे। इसी दौरान सास का इंतकाल हो गया और मैं उम्मीद से हो गई। अम्मा ने कहा मैं मारिया को भेज देती हूँ तेरा ख्याल रखने को, मगर मैंने मना कर दिया और कहा कि नहीं, इसको नहीं बल्कि इसको भेज दो। वो तीसरे नंबर वाली बहन थी। इन दिनों मारिया की बातचीत चल रही थी और मैं खुश थी कि अब हमेशा हमेशा के लिए इसका खतरा मेरे ऊपर से टल जाएगा। मगर जाने क्या हुआ, बात बनते बनते रह गई। मेरे घर बेटे की पैदाइश हुई तो मेरे शोहर का सारा ध्यान इसकी तरफ ही लगा रहा। बल्कि इसके मैट्रिक के पेपर नज़दीक आ गए थे, इसलिए इसको जाना पड़ा और मजबूरी में मुझे मारिया को बुलाना पड़ा। लेकिन मैं बहुत हैरान हुई जब देखा कि अरहम ने तो इसको नज़र उठाकर नहीं देखा। अब इसकी सारी तवज्जो मेरी तरफ और मेरे बेटे की तरफ थी। मैंने इन दोनों का मुशाहिदा किया, मगर कुछ भी पहले जैसा नहीं था। मारिया भी बदल चुकी थी और अरहम भी। इसकी शरारतें अब खत्म हो गई थी और शौहर का सारा वक्त काम पर गुजरता। घर आकर वो बेटे के साथ लगा रहता। सवा महीना मेरे साथ रहकर वो वापस चली गई। इसके रिश्ते की पहले से बात चली हुई थी और मंगनी होने वाली थी कि लड़के वालों ने ऐन मौके पर इनकार कर दिया। अम्मा अब्बा की तो कमर टूट गई। सब रिश्तेदार कहने लगे कि ज़रूर बंदिश हुई है, वरना इतनी प्यारी लड़की का रिश्ता कौन ठुकराएगा भला। इन्हीं दिनों अरहम का बाहर जाने का प्रोग्राम बन गया। मैं गांव अपने घर वालों से मिलने जाने लगी तो वो बोला गांव से वापसी पर अपनी किसी बहन को साथ लेती आना। मैं नौकरी के लिए बाहर के लिए मुल्क जा रहा हूँ, 1 साल बाद ही वापस आऊँगा। तुम अकेली कैसे रहोगी, इसलिए किसी बहन को साथ ले आना। अगर नहीं तो साल वहीं रह लो। मैं गाँव किसी सूरत नहीं रह सकती थी, क्योंकि मेरा छोटा बेटा था और मैं नहीं चाहती थी कि वो वहाँ जाकर बीमार हो जाए। इसलिए मैं जब वापस आने लगी तो कहा अम्मा इन दिनों मैं किसी को मेरे साथ भेज दें। अम्मा कहने लगी मारिया को ही साथ ले जाओ, जब से इसका रिश्ता टूटा है चुप सी होकर रह गई है। अच्छा है तुम्हारे साथ जाएगी तो दिल बहल जाएगा, और अगर मुमकिन हो तो वहीं कोई मुनासिब सा रिश्ता देखकर इसकी बात पक्की कर देना। मैं मारिया को साथ ले आई। शौहर ने बाहर जाने से पहले एक मेहरबानी और की कि मुलाजमा का बंदोबस्त कर दिया। मैं तो बहुत खुश हुई। मुलाजमा मुझे सीधी सादी सी लगी थी। बड़ी फुर्ती से इसने घर संभाल लिया था। मैं तो अपने बेटे के साथ ही लगी रहती थी और मारिया इस मुलाजमा के साथ। मैंने एक बार मना किया कि नौकरों को इतना सर पर नहीं चढ़ाते, मगर वो बोली मैं तो बस इसे काम समझाती हूँ, कैसे करना है। और वैसे भी तुम सारा दिन अपने बच्चे के साथ मसरूफ़ होती हो, तो मैं किससे बात किया करूँ। मारिया को है तीसरा महीना था जब मैंने इसकी एक अजीब हरकत नोटिस की। शाम के बाद वो गुस्ल खाने में चली गई थी। हैरानी वाली बात यह नहीं थी कि वो गुस्ल खाने में गई थी, असल ताज्जुब की बात यह थी कि गुस्ल खाना काफ़ी अरसे से ख़राब था। वहाँ ना कोई नल था और ना कोई पानी। फिर वो जाने वहाँ क्या करने गई थी। मुझे लगा कि वो बाहर निकल आएगी जब इसे पता चलेगा कि गुस्ल खाने में पानी नहीं। इसलिए मैं अपने कमरे में चली गई। अगले दिन फिर मैंने अपनी बहन को शाम के बाद इसी गुस्ल खाने में जाते देखा। मैंने इसे आवाज़ दी कि यहाँ पानी नहीं है, मगर मेरी बात इसने अनसुनी कर दी और गुस्ल खाने में चली गई। काफ़ी देर मैं इंतज़ार करती रही, मगर वो बाहर ना निकली। इशा की अजान हुई तो वो बाहर निकली। मैंने इसे देखकर चौंक गई। इसके कपड़े मुकम्मल तौर पर भीगे हुए थे, जैसे वो नहाकर निकली। हालांकि वहाँ तो पानी का कोई सिस्टम ही नहीं था। इससे पहले मैं इसे सवाल जवाब करती मेरा बेटा रोने लगा तो मैं इसके पास चली गई। फिर तो यह रोज़ का मामूल ही बन गया। शाम ही इसे बेचैनी शुरू हो जाती और वो गुस्ल खाने में चली जाती। वापसी इसकी मुकम्मल भीगे कपड़ों के साथ होती। पहले मुझे ख्याल आया कि इतनी देर लगाकर बाहर निकलती है तो ज़रूर पसीने से कपड़े भीग जाते होंगे, मगर जब गौर किया तो ऐसे लग रहा था जैसे वो कपड़ों समेत नहाई हो। मैंने इसे पूछने की बहुत बार कोशिश की, मगर वो चुप रहती, जवाब न देती। मैंने सोचा शायद पहले से ही पानी अंदर रख लेती हो। शाम से कुछ देर पहले मैं खुद देख कर आई, गुस्लखाना खाली था। कोई पानी से भरी बाल्टी या टिप वगैरह नहीं था। मैंने नल चलाया कि शायद ये ही ठीक हो गया हो, मगर वो भी जाम था। मैं तो सचमुच अब परेशान हो गई थी कि ये क्या राज है। बहन से पूछी तो कहती तुम्हें क्या मसला है, मैं इस गुस्ल खाने जाती हूँ, आइंदा भी जाऊँगी। मुलाजमा ने एक दिन मुझे कहा बाजी आपकी बहन का रवैया कितना अजीबो गरीब हो गया है। पहले मुझसे ढेर सारी बातें करती थी और अब डांटती रहती हैं। इन पर लगता है साया हो गया है। मैं तो मुलाजमा की बात सुनकर डर गई और कहने लगी ऐसी बातें मत करो, ऐसा कुछ नहीं है।
शक तो मुझे भी कई दिनों से हो रहा था इस पर कि ज़रूर वो मुझसे कुछ छुपा रही है, लेकिन ये साय वाली बात मैं मानने को तैयार नहीं थी। मैंने सोचा मुझे खुद ही इस राज से पर्दा उठाना होगा कि ये गुस्लखाने का राज आखिर क्या है, क्या करती है वो वहाँ और कैसे इसके कपड़े भीगे होते हैं। मैंने अगले दिन मुलाजमा से कहा कि तुमने मारिया का ध्यान रखना है कि सारा दिन वो क्या करती है। गुस्लखाने में कोई खिड़की तो नहीं कि मैं अंदर झांक कर देख सकती, इसलिए जैसे ही एक दिन वो अंदर गई तो मैं भी बाहर से कान लगाकर खड़ी हो गई। मैं इस वक्त वहाँ खड़ी रही मगर मुझे पानी गिरने की आवाज़ ही ना आई। थक कर मैं लाउंज में आकर बैठ गई। घंटे बाद वो बाहर निकली तो कपड़े हस्बे मामूल भीगे हुए थे। वो कमरे में गई और जाकर लिबास तब्दील करके आ गई। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और मैंने इससे बात करने की ठान ली। मैंने इसके सामने खड़े होते हुए पूछा, ये सब क्या चक्कर है मारिया, मुझे साफ साफ बताओ। वो घबरा गई, कहने लगी, कैसा चक्कर। मैंने गुस्से से कहा, ज़्यादा मासूम बनने की ज़रूरत नहीं, मुझे साफ साफ बताओ कि इस गुस्लखाने में तुम क्या करने जाती हो और तुम्हारे कपड़े कैसे भीगे होते हैं। अगर तुमने नहीं बताया तो कल ही अम्मा को कहूँगी कि तुम्हें आकर ले जाएं। मेरी धमकी का इस पर खातिर ख्वाह असर हुआ। कहने लगी, मैं अंदर दोस्त से फ़ोन पर बातें करने जाती हूँ, बात काफ़ी लंबी होती है इसलिए पसीना आ जाता है और मैं भीग जाती हूँ, इसके अलावा कोई बात नहीं। मुझे इसकी बात पर यकीन तो ना आया मगर मैं खामोश हो गई और गौर करने लगी तो महसूस हुआ वाकई अब वो पहले की निस्बत खामोश हो गई थी। जाने क्या राज था, ऐसा हफ्ता हो गया था। आखिर सोचा मुझे इस मारिया का कुछ करना पड़ेगा। तो जासूस के मारे मैं अब हर वक्त सोचती रहती थी मगर चंद माह के बेटे की वजह से इस पर 24 घंटे नज़र भी नहीं रख सकती थी। मैंने बहुत सोचा कि ऐसी कौन सी तदबीर इख्तियार करूं कि इसे पता भी न चले और इसकी सारी हकीकत मुझ पर खुल जाए। बहुत बार इसका पहरा दिया मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। मैं तो ये पता तक न चला पाई कि वहाँ गुस्लखाने में पानी आता कहाँ से है। आखिर मुझे एक आइडिया ही आ गया। अगले दिन मैंने मोबाइल का कैमरा सेट करने का सोचा। जब मैंने देखा कि वो दोपहर को अपने कमरे में सो रही है तो मैंने चुपके से जाकर कैमरा इस गुस्लखाने में लगा दिया। अब जो कुछ भी यहाँ होता वो मुझे पता चल जाता। पिछले 2 हफ्तों से मारिया की इस हरकत को लेकर मैं बहुत परेशान थी मगर अब शाम का इंतज़ार था कि वो कब वो जाए और मैं सारा मामला देखूं। शाम हुई तो मैं जल्दी से बाहर आई मगर वो अपने कमरे से ना निकली। ऐसा पहली बार हुआ था वरना वो तो मगरिब से पहले ही चक्कर काट रही होती थी। मैं इस कमरे में गई, दरवाज़ा बंद था। मैंने कई बार दस्तक दी मगर मायूसी हुई। तंग आकर मैं वापस अपने कमरे में आ गई। आधी रात को मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दीं जैसे किसी कमरे का दरवाज़ा खुला है, मगर मैंने यही सोचा कि शायद मारिया खाना खाने उठी हो। अगले कई दिन मैं इंतज़ार करती रही मगर शायद मारिया बाज आ चुकी थी क्योंकि अब वह मगरिब के वक्त अपने कमरे में ही होती थी। एक दिन अचानक मुझे ख्याल आया कि इस कैमरे को लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ तो इसे उतार देती हूँ। मगर कुछ दिनों से जाने क्यों तबीयत बोझल सी होने लगी थी क्योंकि मेरी अरहम से इतने दिनों से बात नहीं हो पाई थी। इस दिन मैंने मुलाजमा से कहा, मुझे नींद की गोली ला दो, दोपहर को खाने के बाद नींद की दवा लूँगी। दोपहर के खाने के बाद मुझे वैसे ही नींद आ गई तो मैंने दवा ना खाई। शाम हुई तो मेरी आँख खुली। अभी मैंने कमरे से बाहर कदम निकाला ही था कि साकित रह गई। आज इतने दिनों बाद फिर से मैंने मारिया को गुस्लखाने में जाते देखा। मैंने इसी वक्त अपने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग देखनी शुरू की। वो गुस्लखाने में जाते ही एक दायरा खींचकर बैठ गई थी। इसके सामने पानी से भरी हुई एक बाल्टी भी थी। इसने अपने बाल खोल लिए और अपने पास से एक तस्वीर निकालकर अपने आगे रख ली। कुछ देर बाद वो मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगी, साथ साथ पानी का भरा बर्तन पहले इस तस्वीर पर फेंकती और फिर खुद पर। ऐसा लगा रहा था जैसे वो कोई अमल कर रही हो। देखने से यही मालूम हो रहा था कि वो इस तस्वीर पर जादू कर रही है। मैं अगर ये सब अपनी आंखों से ना देखती तो कभी यकीन ना करती कि मारिया ऐसा कर सकती है। मैंने पिछले रिकॉर्डिंग चेक की तो ये देखकर सदमा हुआ कि मैं जो समझ रही थी शायद वो बाज आएगी है, लेकिन वो बाज नहीं आई थी। बल्कि इन दिनों वो मेरे सोने के बाद आधी रात को ये काम करती रही थी। 2 घंटे वो यही अमल दोहराती रही और 2 घंटे स्क्रीन पर नजरें जमाए मैं देखती रही कि किस तरह वो होशो हवास से बेगाना होकर किसी की ज़िंदगी तबाह कर रही है। अमल करने के बाद इसने वो गीली तस्वीर अपने लिबास में दुपट्टे के नीचे छिपाई और बाहर आ गई। मैं पहले से ही बाहर मौजूद थी। जैसे ही वो बाहर निकली मैंने बगैर कुछ पूछे उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद किया और कहा, मैं सब जान गई हूँ कि तुम क्या करती फिर रही हो। दिखाओ ज़रा मुझे वो तस्वीर, मुझे भी तो पता चले किस पर अपना शहर फूंक रही हो तुम। वो पीछे हटने लगी मगर मैंने इसका दुपट्टा उतार कर वो तस्वीर बरामद की। तस्वीर पर नज़र पड़ते ही मेरी जान निकल गई। वो तो मेरे शोहर की तस्वीर थी, यानी मेरे अपनी बहन मेरे शोहर पर जादू कर रही थी। मैंने चिल्लाते हुए पूछा, क्यों किया तुमने ये सब। वो भी कहने लगी, तुम्हारे शोहर को पाने के लिए। ये सब इसको पाने के लिए किया। मुझे इससे पहली नज़र की मोहब्बत हो गई थी और मैं जान गई थी कि वो भी मेरे आगे हार मान चुका है।
उसकी नज़रों से साफ पता चल रहा था कि वो तुम्हारी बजाय मुझसे निकाह पढ़ना चाहता है, मगर इस वक्त ये मुमकिन नहीं था। मैं बहाने बहाने से तुम्हारे घर के चक्कर काटने लगी। मेरी शौक़ी और अदा ने तुम्हारे शौहर के दिल में मेरी जगह बना दी थी, और मैं चाहती थी कि यह जगह इतनी बढ़े कि वो तुम्हें छोड़ दे और मुझसे शादी कर ले। और शायद ऐसा हो भी जाता अगर खाला बीच में ना आती। इन्हें मेरे इरादों की हवा लग गई थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटे पर सख्ती की और मुझसे दूर रहने को कहा। फिर तुम उम्मीद से हो गई। तुम्हारा बेटा पैदा हो गया तो वो बदलने लगा, मुझसे कतराने लगा। फिर एक दिन इसने मुझे साफ साफ कह दिया कि वो अपनी बीवी और बच्चे को कभी नहीं छोड़ सकता। मैंने अपने लिए हर रिश्ते से मसले पैदा किए, क्योंकि मैं किसी और की नहीं होना चाहती थी। आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने दिल को समझा लिया और फिर यहाँ आई। तुम तो सारा दिन अपने बच्चे के साथ लगी रहती थी। तन्हाई दूर करने के लिए मैंने इस मुलाजमा को अपना दोस्त मान लिया और एक दिन अपने दिल की बात इसे बताई। सारी बात सुनकर इसने मुझे तसल्ली दी और कहा, मैं अब भी अपना महबूब हासिल कर सकती हूँ, वो मेरी मदद करने को तैयार हैं। इसने मुझसे पैसे लिए और एक आलमा से मेरे लिए वजीफ़ा पूछ कर आई, जिसे घर के किसी खाली कमरे में करना था। खाली कमरा तो यहाँ कोई था नहीं, इसलिए मैं इस गुसल खाने में जाकर अपना काम करती थी। जैसे ही गुसल खाने में मैं जाती थी, तुम्हारी मुलाजमा नज़र बचाकर मुझे पानी से भरी हुई बाल्टी दे जाती थी, क्योंकि इस अमल के लिए पानी बहुत ज़रूरी था। तुम्हें मुझ पर शक हो गया था, इसलिए मैंने रात को ये अमल करना शुरू कर दिया। आज मुलाजमा ने बताया कि तुम्हें इसने नींद की दवा दी है, तो मैंने सोचा आज मगरिब के बाद ही अमल कर लेती हूँ, मगर मुझे क्या मालूम था कि तुम सब जान जाओगी। मुझे ये सब सुनकर यकीन नहीं आया कि इस घर की मुलाजमा भी इस सब में शामिल थी। सारा कसूर ही इस मुलाजमा का था। मारिया मेरे शौहर को भूल चुकी थी। ये मुलाजमा ही थी जिसने इसे इसकी मोहब्बत हासिल करने की एक उम्मीद दिला दी, वो भी ऐसी उम्मीद जो सरासर गलत रास्ते से पूरी होती थी। अगर वो पैसों की खातिर ये सब ना करती तो मारिया कभी भी इस रास्ते पे ना आती। कुछ अरसे में इसकी कहीं शादी हो जाती तो वो सब कुछ भूल भाल कर ज़िंदगी नए सिरे से शुरू कर लेती। इस वक्त मुलाजमा क्वार्टर में थी। हमारे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वो भी वहीं आ गई। मैंने इसे भी बुरा भला कहा और वो माफ़ी मांगने लगी। बाजी, मैंने तो ये काम सिर्फ पैसों के लिए किया है। मैंने पुलिस को बुलाया और कहा ये मुलाजमा घर में चोरी करते पकड़ी गई है। मुझे यकीन था जो 2-4 महीने वो जेल की हवा खाएगी तो आइंदा किसी को इस तरफ जाने का मशवरा नहीं देगी। मैंने अम्मा को भी फ़ोन करके बुलाया और सारी बात बताकर कहा मारिया की जल्दी से कहीं शादी कर दो, वरना मैं इसका बहुत बुरा हाल करूँगी। अगर इसने फिर से मेरे मियाँ पर डोरे डालने की कोशिश की। वो 2 माह के अंदर अंदर मारिया की शादी हो गई। वो अपने मियाँ के साथ हमेशा हमेशा के लिए बाहर चली गई। कुछ अरसे बाद मेरा शौहर भी वापस आ गया और हम हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। तो हमें चाहिए कि हमेशा अपने घरों में होने वाले मामलात पर नज़र रखें और अपने यहाँ रखी जाने वाली औरतों की नीयतों का भी ख्याल रखें, ताकि हम इनकी चाल बरवकत समझ सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुँच जाए।